नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है कन्यादान। कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपने हैसियत से बढ़कर भी अपनी लाडली बेटी का विवाह एक अच्छे घर में कर देते हैं। इसके बाद में उन्हें कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और अंत में क्या होता है, सुनेंगे कहानी कन्यादान में। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी काफी पुराने समय में लिखी गई है, इसलिए सारे संदर्भ पुराने समय के साथ जोड़कर देखिएगा। लीला ने चाय का कप मुंह से लगाने के लिए उठाया था कि इतने में तो पतिदेव ने चाय का कप खाली करके नीचे भी रख दिया। उसने एक घूंट ही लिया और बोली, अरे मैं तो चाय में शक्कर डालना भूल गई। ये कहते हुए उसने चाय में शक्कर डालने के लिए शक्कर का डब्बा पास में खींचा, लेकिन तभी उसकी नजर पतिदेव के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि उसके पति महेश हाथ में एक लिफाफा लिए उसे खोलकर पढ़ने में लगे और जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। चेहरे का रंग फीका पड़ता जा रहा था। लीला ने चाय का डब्बा भले पास में खींचा था, लेकिन उसमें से शक्कर चाय में डाले बिना ही चाय वैसे ही घुटक गई। समझ गई कि आज फिर से नोटिस आया है कर्जे की किस्तें चुकाने के बारे में। उसका दिल भी अंदर ही अंदर कचोट उठा। उसके मुंह से धीरे से निकला, आपको चाय फीकी नहीं लगी क्या? लेकिन महेश जी पत्र का मजमून पढ़ने में लगे हुए थे और अपनी सोच में डूबे हुए थे। वैसे ही अनमने से बोल उठे, क्या? जी कुछ नहीं। अनमने से होकर महेश जी उठकर बाहर के रूम में जाकर बैठ गए। लीला भी बेचारी अपना चाय का कप उठाकर धोने के लिए उठ गई। उसे मालूम था कि बैंक से ही नोटिस आता है हर महीने कर्जे की किस्तें चुकाने के बाबत, और वो पढ़ के महेश जी चिंताग्रस्त हो जाते थे। उनके माथे पर चिंताओं की लकीरें बढ़ती जाती थी। वही चिंता धीरे धीरे लीला के चेहरे पर, लीला के मन में भी घर करने लगी थी। अभी पिछले ही साल तो उसकी बड़ी बेटी सरस्वती का विवाह हुआ था। उसकी लाडली बेटी थी, पहली पहली पहलौठी की बेटी। उसकी पीठ पर 4 भाई बहन हुए, और लेकिन उसके पीठ पर बेटा हुआ, उसकी वजह से यह बेटी और भी अधिक लाडली हो गई। दूसरा बेटा होने तक लीला ने सरस्वती को सिर आंखों पर बिठाया था। सरस्वती देखने में बड़ी सुंदर भी थी, बस इसी वजह से वो और भी लाडली होती जा रही थी। बाद में 2 बेटे और 2 बेटियां होने के बावजूद लीला का झुकाव सरस्वती की तरफ ज्यादा ही था। सरस्वती की पीठ पर वह 2 भाई जो लाई थी। सरस्वती के मैट्रिक पास करते ही महेश जी ने उसके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू किया, लेकिन रिश्ते ढूंढना इतना आसान भी नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। उन्हें तो लगा था कि उनकी बेटी बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है, बोल इसलिए देखते देखते ही उसका ब्याह तय हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सरस्वती की भी मांगे बहुत ऊंची थी। वह चाहती थी कि लड़का अच्छे घर का तो हो ही, साथ में पढ़ा लिखा भी हो और अच्छी नौकरी करके अच्छी तनख्वाह कमाता हो। अब ये सब चीज़ें एक साथ अगर किसी को मिल भी जाती तो उसके पास खूब सारा दहेज होना जरूरी था, जो कि महेश जी के पास था नहीं। लड़के देखते देखते समय निकलता जा रहा था, इसलिए महेश जी ने सोचा कि क्यों न इस बीच के समय में, जब तक रिश्ता मिलता है, तय होता है, उसके बाद में विवाह का समय आता है, तब तक के लिए उनकी बेटी सरस्वती कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। कुछ कमाएगी तो उसी के दहेज में उसे देने के काम आ जाएगा। उन्होंने जब ये बात लीला से कही कि क्यों ना सरस्वती के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली जाए, तो लीला एकदम आश्चर्य से बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे एक बार अगर लड़की को नौकरी की लत लग गई, लत ही समझो, तो फिर वो शादी टालने लगती है। नहीं नहीं, नौकरी वोकरी नहीं, इससे अच्छा तो है कि हम उसे कॉलेज भेज देंगे। उसे कॉलेज जाने की बड़ी ललक भी है। महेश जी हंसते हुए बोले, अरे लीला, ललक होने से क्या सब हो जाता है? मेरी भी बड़ी इच्छा है
कि बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, उसको भी कॉलेज में भेजूँ सरस्वती को। लेकिन कॉलेज की फीस तुम्हें मालूम है, उसकी फीस, और फिर 4 बच्चे और पढ़ नहीं रहे क्या? लीला ने जैसे एक उस समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा आप मत सोचिए। हमारे शहर में जो नया कॉलेज खुला है ना, उसमें मैंने सुना है कि लड़कियों की फीस आधी लगती है। भेज ही दीजिए ना सरस्वती को कॉलेज में। आखिर लड़की के लाड़ चाव मायके में पूरे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? महेश जी कुछ न बोले। बेचारों ने हामी भर दी। अब लीला के कहने भर से सरस्वती कॉलेज जाने लगी। महेश जी एक सरकारी ऑफिस में स्टेनो टाइपिस्ट थे। उनकी तनख्वाह बड़ी मुश्किल से परिवार के खर्चे चला पाती थी। एक मिडिल क्लास परिवार की जो हालत होती थी, बस वैसी हालत उनकी भी परिवार की थी। सरस्वती ने कॉलेज जाना शुरू किया और इधर महेश जी बेचारे वर संशोधन, वर रिश्ते खोजने में लगे रहे। रिश्ते आसानी से मिल नहीं रहे थे। जहां जाते वहां दहेज की बात आड़े आ जाती। आखिर 1.5-2 साल के बाद में एक मनमाफिक रिश्ता सामने आया। मनमाफिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी तक जितने भी रिश्ते आए थे, उन्होंने जितने दहेज की डिमांड की थी, उससे इन्होंने थोड़ा कम मांगा था। लड़के वालों ने 8,000 कैश मांगी थी। इसके अलावा 15 तोले सोना लड़की के ऊपर चढ़ाने के लिए कहा था। इसके अलावा दोनों तरफ का खर्च, शादी में दोनों तरफ का खर्चा उठाने के लिए कहा था। और इसके अलावा बाकी लेन देन, उसकी भी बातें पूरी उन्हीं के ऊपर डाल रखी थी। बेचारे महेश जी, उन्होंने पत्नी से जब ये बात कही और ये कहा कि भले ही ये दहेज कम मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी हैसियत से तो ऊपर है, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? लेकिन पत्नी के आगे उनकी एक न चली। लीला ने कहा, अरे कोई अच्छा घरवर क्या यूं ही फोकट में मिल जाएगा क्या? इतना अच्छा लड़का है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या बस पैसे की बात सोचकर लड़कियों को क्या हम ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे के हाथ में तो नहीं दे सकेंगे ना? चाहे थोड़ा कर्जा ही लेना पड़े, लेकिन लड़की को अच्छा घर वर मिल रहा है तो हम वो ही करेंगे। कुछ नहीं, आप बैंक से थोड़ा सा कर्जा ले लो, हम करेंगे जी किसी तरह से, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। कर्जे का क्या है, धीरे धीरे चुका देंगे। अभी उसके बाद तो 2 लड़के हैं, लड़कियां तो छोटी है अभी, तब आगे का आगे देखा जाएगा। इसे तो अच्छे घर में ब्याह देते हैं। लड़की अच्छे घर में जाएगी, सुखी रहेगी, तो हमें भी तो संतोष रहेगा ना। पत्नी के इन अव्यवहारिक तर्कों के सामने बेचारे महेश जी आखिर क्या समझाते उसे अपनी हैसियत, उसे अपनी औकात। कुल मिला के सरस्वती का ब्याह बहुत शान के साथ हुआ, बड़े ठाट बाट से हुआ। लोगों ने लीला की बड़ी तारीफ की और सरस्वती बड़े प्रसन्न चित्त, संतुष्ट मन से अपने ससुराल विदा हो गई। लीला ने सोचा, खर्चा तो वाकई ज्यादा हो गया है, लेकिन बेटी के सुख के आगे, बेटी की खुशी के आगे इन पैसों का क्या मोल? अब ये बात तो कहने के लिए बड़ी अच्छी लगती है कि खुशियां पैसों से थोड़े ना तोली जाती है। अरे तोली कैसे नहीं जाती? जिसे उन खुशियों का मोल चुकाना पड़ता है, वही जानता है कि उन वे खुशियां कितनी कितनी भारी पड़ी। विवाह में जो खर्चा हुआ, जो कर्जा लिया गया, उन सब की पूर्ति करने के लिए घर के खर्चे चारों तरफ से उनमें कटौती करनी पड़ी। इस बात की लीला को समझ थी। उसने जितना बन सके उतने गृहस्थी के सारे ही खर्चे कम करने शुरू कर दिए। जहां दूध दूध को आधा कर दिया, सब्जी महंगी है कहकर घर में साबुत अनाज लाकर रख दिया। किसी दिन अंकुरित अनाज की दाल बन जाती, किसी दिन अंकुरित अनाज को यूं ही छौंक लगाकर सब्जी के रूप में बच्चों के सामने रख देती। रोज रोज
वही अंकुरित अनाज, वही साबुत अनाज की दाल खा खा कर बच्चे अघा गए। चिड़चिड़ाते हुए कहते, रोज रोज ये सब्जी, कुछ दाल सब्जी अलग से क्यों नहीं बनाती माँ? बेचारे महेश जी को भी साबुत अनाज कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन वे किससे शिकायत करते? वे हंसते हुए बच्चों को समझाते, अरे बेटा, साबुत अनाज बहुत ताकतवर होता है। इससे क्या होता है? ताकत आती है, दिमाग ताजा बनता है, बहुत तुम होशियार बन जाओगे और फिर तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त बनेगा, तुम्हें भूख खुलकर लगा करेगी। बच्चे बेचारे उस समय के लिए तो चुप हो जाते, खा पी के उठ जाते, लेकिन बच्चों में चिड़चिड़ाहट जरूर बढ़ती जा रही थी। पति का इस तरह से बच्चों को समझाना देखकर लीला आंखें नीचे किए चुपचाप आंखों की कोरों पर आए हुए आंसू पोंछ लेती। बेचारे महेश जी आजकल ऑफिस में रोजाना ओवर टाइम करते, शाम को घर विलंब से आते। कुछ दिनों के बाद में सुबह भी घर में भी कुछ टाइपिंग वर्क लाकर उसे करने लगे। पति को इतनी अधिक मेहनत करते देखकर लीला का हृदय कचोट उठता। कभी कभी तो वो रात में भी टाइपराइटर लेकर टाइपिंग का काम करते बैठते। उन्हें देखकर लीला की आंखों से भी नींद उड़ जाती। वह कहती, कितना काम करोगे, अपनी तबीयत का तो ख्याल रखो। ये रोज रोज का क्या लगा रखा है आपने? रोज जागते हो, रोज जाग जाग कर काम करते हो, ऐसे में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी ना। महेश जी हंसकर कहते, अरे बेटी की शादी में चादर से बाहर चले गए पाँव, अब पाँव तो पास में आ नहीं रहे, पाँव तो समेट सकते नहीं, अब किसी तरह से चादर को बढ़ाने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। बेचारी लीला फिर उसकी आंखों में आंसू आने लगते, मुंह फेर कर लेट जाती चुपचाप, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर ही रहती। मन ही मन लगातार यही सोचती रहती कि अगर इन्होंने इतनी मेहनत की तो निश्चित रूप से इनकी तबीयत पर असर होगा, और अगर घर में काम करने वाला आदमी ही बीमार पड़ने लगा तो घर खड़ा कैसे रहेगा। नहीं, ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगी, मैं कुछ न कुछ इसके ऊपर उपाय जरूर सोचूंगी। उसने सोचा, अगर पति के सिर पे जो बोझ है कर्जे का वो जल्दी कम ना हुआ तो बेचारे निश्चित रूप से बीमार पड़ने ही पड़ने, और उनका ये बोझ कम करना पत्नी होने के नाते मेरी भी तो जिम्मेदारी है। काफी सोच विचार के बाद एक दिन वह अपने पति से बोली, सुनिए ना, अगर हम ऐसा करें तो कैसा? अरे आप हंसी में मत टालिए, मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं बच्चों को लेकर अपने गांव वाले घर में जाकर रहूं। क्या? गांव में रहोगी? तुम? तुम्हें कभी आदत भी है गांव में रहने की? नहीं, आदत तो क्या हुआ, रह लूंगी। सुनिए ना, सब हो जाएगा। मैं अगर वहां जाकर रहूंगी तो हमारे खर्चे में काफी कटौती की जा सकेगी। अब वो कैसे? अजी सुनिए ना, वहाँ हमारे गांव में जो घर है उसमें आंगन है, पीछे सहन भी है, सहन में सब्जियां उगेंगी, और बाहर के आंगन में जो फूलों के पौधे लगाऊंगी, कुछ फूलों के हार भी बनाए जा सकेंगे, वो भी बेचने के काम आएंगे, और सब्जी घर में ही उगेगी तो बच्चे सब्जी रोटी तो खा ही सकेंगे। फिर गांव के स्कूल में फीस भी कम लगती है, इस तरह से कितनी तो कटौती हो जाएगी। और यहाँ जो बर्तन वाली लगा रखी है उसका भी खर्चा खत्म हो जाएगा। महेश जी ठुड्डी खुजलाने लगे, अच्छा, लेकिन तुम्हें आदत तो बिल्कुल नहीं गांव में रहने की। अजय मैं सब कर लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, एक बात और बताओ, तुम तो वहां चली जाओगी, यहाँ मैं खाना वाना कैसे क्या? उसकी तो आप चिंता ही मत करो, हमारे 2 कमरे हम किराए पे उठा देंगे, एक कमरे में आप रह लेना, और दूसरी बात, सुबह किसी भोजनालय में खाना खा लेना और शाम को दूध ब्रेड खा के काम चला लेना। लेकिन सुरेश अब 8वीं क्लास में आ गया है, उसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। हाँ, सुरेश को मेरे पिताजी कब से कह रहे थे कि मेरे पास में रख दो, मेरे यहाँ रखकर मैं उसे पढ़ाऊंगा।
तो सुरेश को मैं पिताजी के पास में भेज दूंगी। इस तरह से सुरेश का खर्चा भी कम हो जाएगा हमारा। फिर मेरे पास में 2 लड़कियां और 1 लड़का रहेगा, सतीश। 2 साल में उसका भी मैट्रिक हो जाएगा। फिर वहीं पिताजी उसे कॉलेज में भी भेज देंगे। और सुनिए ना, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तो मैं है ना ये कह रही थी कि मैं 2 साल गांव में रह जाऊंगी। सुधा, सुमन और सतीश ये तीनों गांव के स्कूल में पढ़ लेंगे। काफी सारी बचत होगी और आपके सिर पे जो कर्जे का बोझा है वो भी उतर जाएगा। फिर मैं आ जाऊंगी इधर बच्चों को लेके। अब आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। कर्जा चुकाने के लिए आप कितना काम कर रहे हो। और सुनिए ना, आप हर शनिवार को वहाँ आ जाया कीजिए गांव में। मैं आपके लिए अगले हफ्ते भर चल जाएगा इतना नाश्ता आपके साथ बना दिया करूंगी। सोमवार सुबह आप वहां से निकल के सीधे ऑफिस आ जाया कीजिए। पत्नी लीला ने जो योजना बनाई थी उसे सुनकर महेश जी आश्चर्य में पड़ गए। और फिर एक दिन लीला अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने गांव के घर में जा पहुंची। उनके बाप दादों का बनाया हुआ घर, उसकी हालत एकदम जर्जर हो रही थी। घर में आगे आगे आंगन था, पीछे सहन था और सहन में आम और सहजन के पेड़ लगे हुए थे। इसके अलावा पीछे सहन में एक पानी से लबालब भरा हुआ कुआं भी था। लीला ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले में इतना जंग लगा हुआ था कि खोलना मुश्किल हो रहा था। आखिर एक पड़ोसिन बाहर निकल के आई। उसने देखा लीला आई हुई है। उसकी मदद से उसने फिर ताले में तेल वेल डाल के और ताला खोला। घर के अंदर धूल के तह जमी हुई थी। चारों तरफ जाले लटक रहे थे। तुरंत ही लीला ने पल्लू कमर में खोसा और लग गई काम से। 1 डेढ़ घंटे के बाद में अपनी दोनों बेटियों की मदद से उसने घर को रहने लायक बना लिया। आंगन साफ हो गया, सहन भी साफ हो गया और घर में भी साफ सफाई हो गई थी। जरा भी आराम किए बिना उसने अपनी गृहस्थी जमाई उसी दिन, और उसी दिन दोपहर में जाके अपने बच्चों का स्कूल में नाम भी लिखवा दिया। लीला को गांव में रहने की बिल्कुल आदत नहीं थी। विवाह के बाद ही एक बार वह यहाँ पर आई थी, बस तब रही थी 1-2 साल। और उसके बाद में महेश जी की नौकरी पूना में थी, वहां उनके साथ चली गई थी। बच्चों ने तो गांव देखा ही नहीं था। गांव में रहने की बात से ही बच्चे झुंझलाए हुए थे। लीला उन्हें समझाती, बताती कि ये घर आज भले जर्जर हालत में दिख रहा है, लेकिन एक समय था इस घर की शोभा देखने लायक बनती थी। वह उन्हें उनके दादा दादी की ऐशो आराम वाली जिंदगी की बातें बताती, उस समय के किस्से सुनाती। वो सब सुन के बच्चे थोड़े बहल जाते। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और इस समय अवधि में लीला ने काफी कुछ कर लिया। पिछवाड़े में काफी कुछ सब्जियां उगा ली। अब उसका रोज का सब्जी लाने का खर्चा बच गया। कभी कभार दाल भी बन जाती। बाहर आंगन में जो फूल लगते थे उनके हार बनाकर वह मंदिर के पुजारी को दे आती और कहती कि इनसे अगर कुछ पैसा मिल जाए तो रखवा लीजिएगा। इस तरह से उसकी थोड़ी सी आमदनी होने लगी। इसके अलावा उसने दोपहर में हाथ से कपड़े सीकर देने का भी काम शुरू कर दिया। बच्चों के स्कूल जाना भी ठीक से चालू था। बच्चों के स्कूल में चले जाने के बाद में उसके पास काफी समय रहता। उस समय में वो घर का बाकी काम भी निपटा लेती। इसके बाद भी उसके पास शाम तक का बहुत समय बचा रहता। वह अक्सर सोमवार से ही शनिवार के इंतजार करने लगती, जब महेश जी आने वाले होते। शनिवार के दिन उसका उत्साह बढ़ा हुआ रहता। शनिवार के दिन वह निश्चित रूप से दाल भी बनाती और सब्जी भी बनाती। इसके अलावा रविवार के दिन तो बच्चों के लिए फीस्ट जैसी रहती, क्योंकि उस दिन वो किसी भी तरह से कुछ न कुछ मीठा भी ज़रूर बनाती और महेश जी के साथ देने के लिए जो नाश्ता बनाती उसमें भी बच्चों का हिस्सा तो होता ही होता। पति के लिए ये सब कुछ करते हुए उसका मन उल्लसित रहता। बाकी सप्ताह के 4-5 दिन घर में नीरव शांतता रहा करती दिन भर। उस समय उसका मन पुराने समय की यादों में खोया रहता। उसे याद आता कि कैसे विवाह करने के बाद वह इस गांव में आई थी।
रहने वाली पूना शहर की थी। गांव उसने देखा नहीं था, इसलिए गांव में आने के बाद पहले पहले के कुछ दिन तो उसे असुविधाजनक बीते। उसे यहाँ पर सास ससुर के कठोर नियम कायदे के साथ रहना पड़ता था। उस समय भी महेश जी इसी तरह शनिवार की शाम को घर लौटते थे। गांव में उनकी नौकरी पूना में थी। अभी उनका ठीक से घर वगैरह उन्होंने जमाया नहीं था, इसलिए अभी लीला अपने सास ससुर के पास गांव में ही रह रही थी। उस समय भी लीला इसी तरह से उनका इंतजार किया करती थी। लेकिन वो उम्र और आज की उम्र, उस समय के इंतजार और इस समय के इंतजार में बहुत फर्क था। उस समय के इंतजार में एक नदी का समुद्र की तरफ खिंचाव जिस तरह से होता है, वैसा ही खिंचाव वो महसूस करती थी। वैसे ही आकर्षण बंधा था दोनों के बीच में। अब तो नदी तृप्त थी, सागर से उसका मिलन हो चुका था। फिर भी आकर्षण तो था ही सही, पति के इंतजार का, पति से मिलन का। अब इस इंतजार में आकर्षण के अलावा चिंताएं थी, जिम्मेदारियां थी। शनिवार को जब महेश जी घर में आते तो घर कैसा भरा भरा लगता। रविवार का दिन बहुत खुशी में बीतता। रविवार की रात आते थे लीला बहुत उदास हो जाती। रविवार के दिन काम भी बहुत होते उसके पास में। महेश जी के चले जाने के बाद घर एकदम सूना सूना सा, उजाड़ सा लगता, सन्नाटा सा फैल जाया करता। कई बार लीला सोचती, भोजनालय का खाना भी कोई खाना होता है? फिर अकेले रहकर केवल खाने के अलावा कितने तो काम रहते हैं। महेश जी को तो एक गिलास पानी उठाकर भी लेने की आदत न थी। कैसे करते होंगे वो सब। आजकल उसे महेश जी थके थके और थोड़े कमजोर से लगने लगे थे। और घर घर की भी पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, पता नहीं किस तरह से रखा गया होगा। शायद शायद घर की स्थिति भी बिगड़ी हुई होगी। बेचारे सुबह उठते होंगे तो चाय का कप हाथ में देने वाला कोई नहीं। ऑफिस से थके हारे आने के बाद भी कोई एक कप चाय देने वाला नहीं। लेकिन क्या करूं, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। आखिर उनके सिर पे जो कर्जे का बोझा है, उसे कम करने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर कभी कभी लीला सोचती, अपनी हैसियत से बढ़कर सरस्वती का विवाह किया, शायद ये उनसे बहुत बड़ी भूल तो न हो गई। फिर दूसरे ही पल सोचती, लेकिन सरस्वती आज कितने अच्छे घर में चली गई है, ये कितनी बड़ी बात है। 2 साल तो यूं ही चुटकियों बजाते बीत जाएंगे। फिर मैं वापस अपने बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच जाऊंगी। फिर इनकी खूब देखभाल करूंगी, खूब ख्याल रखूंगी। ये हो जाएंगे पहले जैसे। एक शनिवार को जब महेश जी आए तो उनके हाथ में एक पत्र था। उन्होंने लीला को आवाज दी, लीलो सुनो। क्या है? सुनो, तुम्हारी लाडली बेटी का खत आया है। अच्छा, लाडली बेटी मेरी और खत पिता के नाम? अच्छा, बताइए तो क्या लिखा है उसने खत में? दिवाली में आने वाली है क्या? कुछ लिखा है इस बारे में? कितने दिन हो गए उसकी शादी को? जब से शादी होकर गई है एक बार भी नहीं आई। पिछले 1.5 महीने में उसका कोई पत्र भी नहीं है। मैंने ही खुद 2 दिन पहले उसे एक पत्र लिखा है। मैंने पत्र में लिखा है कि वो और दामाद जी दिवाली में 3-4 दिन यहाँ आकर रहे। वही लिखा है उसने चिट्ठी में। लो पढ़ लो तुम खुद। उसके सामने पत्र रखते हुए महेश जी ने कहा, आने वाले हैं वो दोनों दिवाली में। दिवाली यहीं मनाएंगे। उसकी ससुराल की हैसियत के अनुसार उसका दिवाली का पर्व मनाना है, ये उसने लिखा है। और अगर उसकी हैसियत के अनुसार मनाना है तो उसे भारी सिल्क की बनारसी साड़ी खरीदनी होगी, दामाद जी के लिए कपड़े और एक सोने की अंगूठी का भी इंतजाम करना होगा। ओह, लीला सोच कर ही बैठ गई। फिर उसने कमर कस ली। क्यों नहीं, जब उसे अच्छे घर में ब्याह है तो उसके अनुसार हमें उसका खर्चा भी उठाना ही पड़ेगा। मैं करूंगी किसी तरह से। तीनों भाई बहन दीदी ने पत्र में क्या लिखा है ये जानने की उत्सुकता लिए चूल्हे के पास में आकर बैठे हुए थे।
लीला ने एक नज़र बच्चों पर डाली। तीनों बच्चों के कपड़े और उसकी खुद की धोती जगह जगह पैबंद लगी हुई थी। इस बार उसने सोचा था कि दिवाली में कम से कम बच्चों को तो एक एक जोड़ी कपड़ा दिलवाना ही दिलवाना है। खर्चे का मेल कैसे बिठाना है, ये सोचते हुए उसने कहा, ठीक है, कुछ तो करेंगे ही सही। महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लीला, तुम्हारे मन में जैसा होगा वैसा करना। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, और मेरे मन का क्या है, सरस्वती प्रसन्न रहे, बस मेरी तो उसी में प्रसन्नता है। लाडली बेटी आने वाली है, ये सोचकर सरस्वती ने कमर खोस ली और तैयारियों में लग गई। रात दिन अपार मेहनत करके वो सरस्वती के आने पर घर अच्छा दिखे, उसके मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए, उसके ससुराल में उसके पीहर को कोई नाम न रखे, ये सोचकर वह काम में लगी थी। दिवाली के एक दिन पहले सरस्वती आई अपने पति के साथ में। सुबह सुबह ही लीला ने अपने बच्चियों की मदद से बाहर का आंगन लीप पोत कर उस पर रंगोली डलवाई थी। सुंदर रंगों में सुस्वागतम लिखा था। दीदी और जीजाजी आने वाले हैं, इस विचार से तीनों बच्चे उत्सुक आंखों से उसका इंतजार कर रहे थे। सरस्वती और दामाद आ गए। तीनों बच्चों ने चिल्लाकर दीदी के आने की सूचना माँ को दे दी। महेश जी बेटी और दामाद को लेकर घर के अंदर आने लगे तो लीला ने कहा, अरे रुकिए जरा, मैं इन पर से निछावर तो कर दूं। ये कहते हुए वह हाथ में कुछ चावल वावल लेकर उस पर निछावर करने के लिए आई। आकर देखी तो सरस्वती की तरफ देखती रह गई। सरस्वती सुंदर तो थी ही, अब कपड़े भी बढ़िया और जेवर भी बढ़िया। वो कहते हैं ना, एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा और 1000 नूर नखरा। बिल्कुल कहावत सच्ची मालूम हो रही थी उसे। अपनी बेटी को देखकर भी उसकी आंखें अघा नहीं रही थी। आखिर महेश जी बोले, अब हटो भी, आने दो उनको अंदर। महंगे सूट बूट में खड़े हुए जमाई के साथ में बनारसी साड़ी पहनी हुई सरस्वती पहले से खूबसूरत थी, आज तो बिल्कुल नजर लगने जैसी दिख रही थी। ससुराल का पानी उसके अंग अच्छा लगा था, शरीर भी कुछ भर गया था और उसके खड़े होने के अंदाज में भी एक तरह की शान दिखाई पड़ रही थी। सरस्वती को देखकर लीला का गला भर आया, आंखें पनिया गई। उसे ऐसा लगा कि सरस्वती को खींचकर अपने सीने से भींच लूं। महेश जी ने खंखारते हुए कहा, सुनो, जमाई और बेटी को कब तक दरवाजे में खड़ा रखोगी? उसने तुरंत होश में आते हुए जैसे रास्ता छोड़ा और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उस जर्जर घर में जो सबसे अच्छा कमरा था, वह उसने बेटी और दामाद के लिए सजा कर रखा हुआ था। दामाद को लेकर महेश जी उस रूम में गए। इधर सरस्वती अपनी माँ के साथ में रसोई में आकर पटी पर बैठ गई। लीला ने चाय चढ़ा दी। तीनों बच्चे अपनी दीदी के पास आकर बैठ गए। उसकी तरफ प्यार और कुछ उत्सुकता से देखने लगे। चाय के घूंट भरते हुए सरस्वती ने एक नज़र गोबर से लिपी हुई जमीन से लेकर तो ऊपर छत जो जर्जर हो रही थी वहां तक डाली और फिर नाक भौं सिकोड़ते हुए अपनी माँ से बोली, माँ, अरे पूना जैसे शहर से तुम्हें यहाँ आकर रहने की क्या सूझी? छी छी, कैसा घर है, तुम्हें कैसा अच्छा लगता है यहाँ रहना, और तुम्हारा मन कैसे लगता है इस घर में? शहर छोड़ के गांव खेड़े में आकर क्यों रहने लगी, और वहां उनका मन लगता है या नहीं, इसका क्या जवाब देगी वो अपने लाडले को? लीला ने हंसते हुए कहा, अरे क्या मन लगना, और क्या गांव और क्या शहर, काम इतने होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि मैं गांव में रह रही हूं या शहर में। सरस्वती ने कहा, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता ये गांव खेड़े में आके रहना, और यहाँ रहने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। इसे तुम घर कह रही हो? अरे गौशाला इससे अच्छी होती है। अरे सरस्वती, तेरा जन्म इस घर में हुआ था? हुआ होगा। पहले तुम माँ वो चूल्हे में जो लकड़ियां जल रही उन्हें बुझाओ तो, सारा धुआं मेरे नाक आंख में जा रहा है।
उसकी बात सुनकर छोटी बहन सुधा हंस पड़ी। दीदी, धुआं तुम्हारे नाक आंख पर कहाँ जा रहा है? वो तो चूल्हे के ऊपर जो खिड़की है उससे बाहर निकल के जा रहा है। सरस्वती बहन को देखकर हंस पड़ी। सुधा, गांव खेड़े में रहकर तू भी गांवदू बन गई, हाँ? फिर माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ, चाय बिल्कुल फीकी बनी हुई है। इन्हें चाय अच्छी स्ट्रांग लगती है। दूध, शक्कर, चाय तीनों खूब अच्छी डालना और फिर इनको एक कप चाय बना के दे देना। ये कहती हुई वो पटिया छोड़कर उठ खड़ी हुई। चाय का कप वहीं नीचे रखकर वो सीधी अपने पतिदेव के कमरे में चली गई। लीला उदास हो गई। उसे लगा था कि शादी के मंडप से जो वो अपने ससुराल गई है, उसके बाद आज ही आ रही है। पता नहीं उसके मन में कितनी चीज़ें होंगी बताने के लिए अपनी माँ को और अपने भाई बहनों को। उसकी बातें पूरी होंगी नहीं 2-3 दिन रहकर भी। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही दिख रहा था। उसका अपनी माँ के पास से उठकर बाहर कहीं जाने का मन नहीं करेगा। अपने भाई बहनों से वो बहुत बातें करेगी, उनके लाड़ करेगी। इतनी सारी बातें लीला ने सोच रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर के चले जाने से उसके भाई बहनों के उत्साह पर भी एकदम पानी पड़ गया। बच्चों का उत्साह खत्म होता देखकर लीला ने उन्हें समझाया, अरे सुधा, पहली बार तो आई है ना दीदी तुम्हारी यहाँ पे, फिर जमाई को भी तो यहाँ का कुछ मालूम नहीं है ना, तो उनका ध्यान रखना तो दीदी को ही पड़ेगा ना। पति के रूम में से सरस्वती बीच बीच में रसोई में आकर झांक जाती और अपनी माँ को कुछ न कुछ सूचना देती। माँ, इनको पालक मेथी वगैरह पसंद नहीं है, हाँ? और हाँ, तुम प्याज के भजिए ज़रूर बनाना, वो इन्हें बहुत पसंद है। और चावल खिला खिला बनाना माँ, हाँ? ऐसी कुछ न कुछ सूचनाएं देकर वो वापस चली जाती। बेटी के कहे अनुसार ही लीला ने भोजन बनाया। 2 पकवान, 3 सब्जियां, घी, पापड़, अचार, चटनियाँ, पूरी, सब्जी, पुलाव, छाछ और उसे जो भी समझ में आया वो सब कुछ उसने थाली सजा कर रख दिया। भोजन के उपरांत थकी हारी लीला रसोई में ही चटाई डालकर लेट गई। उस समय सरस्वती आकर अपनी माँ के पास बैठ गई। बेटी को अपने पास आकर बैठी देखकर लीला के मन में ममता उमड़ पड़ी। उन दोनों की बातचीत शुरू हुई। दोनों छोटी बहनें भी पास आकर बैठ गई। लीला ने पूछा, बेटी सरू, तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है ना वहाँ पे? सरस्वती हंसते हुए बोली, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। सरस्वती, क्योंकि जमाई जी तो दिन भर नौकरी पे चले जाते हैं ना, तो घर में तेरे साथ में क्या सास ससुर या ननंद कोई रहता है? नहीं रे माँ, वे लोग तो गांव में रहते हैं। यहाँ बम्बई में तो मैं और ये, हम दोनों एकदम जैसे राजा रानी हैं। हमारी गृहस्थी राजा रानी की गृहस्थी है। पूरी आज़ादी से रहती हूँ मैं। फिर उसने अपनी गृहस्थी का वर्णन किया। माँ, तुम्हारे जमाई जी सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ में देते हैं और मैं घर चलाती हूँ। सरस्वती के मुंह से उसने जो खरीदी थी वो भारी भारी साड़ियाँ और गृहस्थी में लगने वाली आवश्यक वस्तुओं का वर्णन सुन के उसकी छोटी दोनों बहनें अवाक रह गईं। अपनी दीदी के ऐशो आराम वाली जिंदगी का चित्र उनकी आंखों के आगे खींच गया। वे उत्सुकतावश अपनी दीदी को कई सारे प्रश्न पूछ रही थी और अपनी दीदी से अपने प्रश्नों के जवाब सुनकर मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। बहनों की बातचीत सुनते सुनते थकी हारी लीला की झपकी लग चुकी थी। 2 दिन बीत गए। दिवाली का पर्व अच्छे से मना लिया गया। तीसरे दिन सुबह सरस्वती बोली, माँ, तुम्हारे जमाई जाने का कह रहे हैं? लीला ने आश्चर्य से कहा, मतलब? अरे आकर 2 दिन तो हुए हैं तुमको। माँ, इनको छुट्टी नहीं है, इन्हें जाना पड़ेगा। सुधा ने कहा, तो दीदी, जीजाजी जाएंगे, तुम तो रहोगे ना? तुम्हें तो कोई नौकरी नहीं है ना? अरे नौकरी तो नहीं है मुझे, लेकिन अच्छा तो दीदी फिर तुम्हें जीजाजी यहाँ रुकने की परमिशन नहीं देंगे, है ना? परमिशन? परमिशन क्या होती है?
मुझे वहाँ किसी भी काम के लिए करने के लिए हमेशा परमिशन रहती है। तब तो अच्छा है। तो फिर तो तुम रहोगी ना दीदी? नहीं बाबा, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। इस गाँवड़े गाँव में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मैं तो 2 दिन में ही बोर हो गई इस गाँवड़े गाँव में और इस भंगार से घर में। पता नहीं तुम लोग इस घर में कैसे रहते हो। दोनों बहनों के मुंह निराशा से मुरझा गए। कम से कम माँ अगर दीदी को रोकने का आग्रह करेंगी तो शायद दीदी रुक जाएगी। ये सोचते हुए उन्होंने आशा भरी आंखों से माँ की तरफ देखा, लेकिन लीला का चेहरा गंभीर हो गया था। फिर भी छोटी सरला ने कहा, माँ, दीदी को रहने के लिए आग्रह करो ना। तुम तो कह रही थी कि दीदी को 8-10 दिन रोक लेंगे। लेकिन बच्चियों की आशा के विपरीत लीला ने कहा, अरे तुम्हारी दीदी 2 दिन यहाँ रह गई, यही बड़ी बात है। वहाँ तुम्हारे जीजाजी अकेले रहेंगे तो उनके खाने पीने की परेशानी होगी ना। जाने दो उसे। अपन दोबारा बुलाएंगे दीदी को, हाँ। लेकिन माँ की बात सुनते ही सरस्वती तुरंत बोल उठी, इस घर में नहीं आऊंगी मैं, वहाँ पूना में आऊंगी। इस घर में तो रहते हुए हम दोनों को रात में नींद तक नहीं आई। ये तो कह रहे थे इस जर्जर मकान की छत पता नहीं कब सिर पे गिर जाएगी। सुधा को हंसी आ गई। हाय दीदी, जीजाजी इतने डरपोक है, इसीलिए अपने शहर भागे जा रहे हैं ना दीदी? सरस्वती ने उसे आंखें दिखाई, फिर माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ, इस गांव खेड़े में और कितने समय रहने का इरादा है तुम्हारा? लीला बोली, देखेंगे। अब तुम जाओ, अपनी तैयारी करो, नहाओ धो, बैग जमा लो। कहते कहते वो रसोई में चली गई। दोपहर के भोजन में लीला ने सरस्वती की पसंद का भोजन बनाया। फिर सरस्वती के जाने का समय हो गया। सरस्वती के साथ 2 डब्बों में नाश्ता भर के दे दिया। निकलने का समय हुआ तब गेट तक छोड़ने के लिए सब सरस्वती के पीछे पीछे पहुंचे। बहन को विदा करते हुए दोनों छोटी बहनों की आंखें भीग गई, लेकिन अपनी लाडली बेटी को विदा करते समय लीला की आंखें सूखी ही रही। लीला सोच रही थी कि बेटी की विदाई के समय आंखों से 2-4 बूंदें तो कम से कम गिरनी चाहिए। आस पड़ोस की स्त्रियां विदाई प्रसंग देखने के लिए खड़ी हैं। कम से कम उन्हें दिखाने के लिए तो मेरी आंखों से आंसू झरने ही चाहिए। लेकिन आंखों के कुएं सूख चुके थे, एक बूंद आने के लिए तैयार नहीं, और सूखी आंखों पे आंचल दबाना लीला से हो नहीं रहा था। विवाह के बाद विदा होकर जब सरस्वती गई थी तो मैं कितनी रोई थी। मेरी आंसू रुके नहीं रुक रहे थे। उसके जाने के बाद कितने दिन तक तो उसके बचपन से लेकर तो विवाह तक के कितने सारे प्रसंग मुझे याद आती रही और मेरी आंखें बार बार भरती रही, बहती रही। फिर आज ये ऐसा क्यों? क्यों? लीला के मन ने अपने आप ही उसके सवाल का जवाब दे दिया। इस क्यों का जवाब है तुम्हारी लाडली का व्यवहार, उसकी कृतज्ञता, जिसके लिए हमने अपनी हैसियत से बाहर जाकर खर्चा किया, कर्जा उठाया। उस कर्जे की किस्तें चुकाने के लिए, उस खर्चे को पूरा करने के लिए हम किसी तरह से अपने खर्चों में कटौती करने के लिए इस गांव खेड़े में आके रह रहे हैं। उसे इस बात की जरा भी समझ नहीं है। उसे हम पर दया नहीं, हमसे नफरत हो रही थी। मैं अपना घर गृहस्थी, अपने पति को छोड़कर यहाँ रह रही हूँ बच्चों को लेके। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, इनकी तबीयत पर असर हो रहा है। हम हाल बेहाल होकर जी रहे हैं। सब कुछ उसकी वजह से हम सहन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बात की उसे समझ नहीं है। उसे ये सब कुछ दिखा ही नहीं। 2 दिन के लिए मेहमानों के समान आकर और चली गई, और आई तो बस अपने ऐशो आराम, अपने समृद्धि का वर्णन करके चली गई। उसे अपने भाई बहनों की दीन अवस्था नहीं दिखाई दी, माँ की दीन अवस्था नहीं दिखाई दी। गुस्सा, लीला का मन गुस्से से भर उठा। निराशा से मन कड़वा हो गया। सारा उत्साह खत्म हो गया। दोपहर में चटाई डालकर वह रसोई में पड़ रही। शाम ढलने को आ गई, फिर भी उसे उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसका शरीर ही उसे साथ नहीं दे रहा था। बच्चे पड़ोस में खेलने गए हुए थे।
महेश जी बाहर बैठे हुए थे। लेटे लेटे लीला को सब कुछ सुनाई दे रहा था। कुछ ही देर में महेश जी अंदर आए और उन्होंने चाय बनाने के लिए स्टोव जलाना शुरू किया। स्टोव की आवाज़ सुनते ही लीला चट से उठ बैठी। बेचारे वहाँ तो खुद ही अपने आप चाय बनाकर पीते हैं। उसने रसोई में जाकर चाय बनाई। चाय पीते पीते महेश जी उसकी तरफ देख रहे थे। फिर हंसते हुए बोले, लीलू, आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया। आश्चर्य? कौन सा आश्चर्य? आश्चर्य यही कि तुम सरस्वती के विवाह के दिन विदाई के समय कितना रोई। ऐसा लगा था कि कन्या वियोग में कहीं तुम बेहोश ही ना हो जाओ। सब लोगों को यही लग रहा था। सारी रात तुम्हारी रुलाई नहीं रुकी थी और काफी दिनों तक तुम उसका नाम ले लेकर रोती रही थी। आज भी वही उसी तरह का कुछ होने वाला है, यही हम लोग सोच रहे थे। और इसी बात का आश्चर्य है कि आज तुमने बड़ी समझदारी से उसे विदा किया। लीला ने रुखाई से जवाब दिया। आंसू सूख गए, लेकिन ऐसा कहते कहते वह भरभरा कर रो पड़ी। उसके मन का दुख, अपमान, निराशा सब आंसू के रूप में झर 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 बहे जा रहा था। आखिर किसको बताती अपनी इस अवहेलना को? पति से बढ़कर भी कोई है जिसके सामने कोई स्त्री अपने मन का दुख प्रकट कर सके? धीरे धीरे सुबकते सुबकते उसने सारी बात, अपने मन का सारा दुख, अपने मन की सारी विकलता महेश जी को कह सुनाई। उसकी बात सुनकर महेश जी काफी देर तक चुप गुमसुम से बैठे रहे। फिर हंसते हुए बोले, लीला, सुनो, चातुर्मास में हम लोग कितना दान धर्म करते हैं, खास करके तुम। एक बार दान देने के बाद में तुम क्या सोचती हो उस बारे में कि कितना दान हो गया, कितना नुकसान हो गया? अरे उस दान का कौन विचार करता है? और उस दान का और यहाँ क्या संबंध है? संबंध कैसे नहीं है? कन्यादान तो गृहस्थी में दिया हुआ सबसे बड़ा दान होता है। उसके साथ में जो भी दान दे दिया उस पर विचार नहीं करना चाहिए। विचार कैसे नहीं करना? उस दान को देते हुए हम, तुम, पूरा परिवार कितनी परेशानियां झेल रहा है। ये परेशानियां भी उस दान के साथ में ही चली जाएंगी। इस बात पर भी ज्यादा सोचना मत लीला। लीला, बच्चों की नजर तो आगे ही होती है और होनी भी चाहिए। वे अपने अपने गृहस्थी में अच्छी तरह से रम जाए, यही तो हमारे जीवन की उपलब्धि है। लीला चुपचाप आंसू बहाती रही और आंचल से पोंछती रही। कुछ देर के बाद में महेश जी बोले, अच्छा लीला, अब ये सब छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। लीला ने उनकी तरफ देखा। सुनो, दिवाली के 8-10 दिन हो जाने दो, उसके बाद में अपना बाड़ बिस्तर बांधो और मेरे साथ पूना चलो। लीला ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। अरे लेकिन हमारे कर्जे की किस्तें, वो कैसे चुकता होंगी? कुछ नहीं, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने एक नई योजना शुरू कर ली है। यानी? लीला की आंखों में थोड़ा सा उत्साह दिखाई दिया। यानी ये कि पिछले 2 महीने से ही मैंने जो 2 रूम किराए पर उठाए हुए थे ना, उन्हें खाली करवा के वहाँ कुछ टाइपराइटर किराए से लेकर वहाँ रखे हैं और टाइपिंग क्लास शुरू करवाया है। उससे तो आय होगी ही सही। हम लोग एक कमरे में रह लेंगे। उस कर्जे को उतारने की जिम्मेदारी मेरी है। 2 महीने होते होते अब तो टाइप क्लास अच्छा चलने लग गया है। तुम्हारा यहाँ रहना बहुत हुआ और यहाँ रहकर मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी हालत दिनों दिन गिरती जा रही है। पति की बात सुनकर पति के लिए असीम प्रेम से लीला की आंखें दोबारा भर आई। महेश जी इतना कहकर उठकर बाहर चले गए। सारे आंसू झर झर करके लीला की आंखों से बहने लगे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी कन्यादान। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी में आपने एक कृतज्ञ बेटी का ब्यौरा सुना। वास्तव में देखा जाए तो सभी बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि वे हर चीज को इतना बारीकी से समझ सके, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों की बुरे हालात तो देखकर समझ में आ ही जाते हैं। घमंडी बड़बोली बहन अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक छोटा सा उपहार तक न लाई। क्या इतनी कृतज्ञता अच्छी है?
कहीं ना कहीं कुछ तो कृतज्ञता होनी चाहिए लड़कियों के मन में भी, कि किस तरह से माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, उनके विवाह आदि में खर्चे का कैसा इंतजाम करते हैं। कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि लड़के या लड़कियां शादी लायक होती हैं तो उनमें इतनी समझ आ जाती है, तभी तो उनको विवाह का योग्य समझा जाता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? कहानी के बारे में भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। हो। आपका दिन शुभ हो। के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। दिन शुभ हो। दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। 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 के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। जरूर कर लीजिएगा कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जरूर कर लीजिएगा कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दिन शुभ हो। दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। दिन शुभ हो। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। कर लीजिएगा कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। दिन शुभ हो। शुभ हो। हो। शुभ हो। हो। आपका दिन शुभ हो। हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। दिन शुभ हो। हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। 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 आपका दिन शुभ हो। हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। 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 लड़के या लड़कियां शादी लायक होती हैं तो उनमें इतनी समझ आ जाती है, तभी तो उनको विवाह के योग्य समझा जाता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? कहानी के बारे में भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा कहानी सुनने के लिए।